नमस्कार दोस्तों, M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 39 कवर करते हैं आपके सामने। जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से करना, साथ ही साथ सभी का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देते रहना। देखो तो इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में लिखे हुए हैं संविधान के अनुच्छेद और एक साइड में उससे संबंधित विषयों के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको ये मिलान करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख करके बताओ इसमें सही मिलान कौन सा होगा। देखो ये जो आर्टिकल दिए हुए हैं सभी पंचायतों से संबंधित हैं, भाग 9 में दिए हुए हैं, ये सभी उसके बारे में दिए हुए हैं और आपको वो मिलान करना है इसमें। देखो आर्टिकल है अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद है 243C। इसमें क्या प्रावधान है, देखो इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243C में कि पंचायतों की संरचना। तो देखो इसमें ए का हो जाएगा एक, यानी पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 243C में। जैसे कि भारत में देखोगे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार, तो समझ सकते हो। दूसरा है इसमें 243E, आर्टिकल 243E, इसमें प्रावधान है पंचायतों की अवधि के बारे में। तो देखो अवधि, इसका भी मिलान ठीक दिया हुआ है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, ठीक है। और सामान्यतः देखोगे तो आप पंचायतों की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। और देखो तीसरा है इसमें 243G में दिया हुआ है कि पंचायतों की जो शक्तियां और प्राधिकार हैं उसका वर्णन दिया हुआ है इसमें। तो देखो इसका भी मिलान ठीक है। और बचाइए 243D, सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण। तो ये तो कंप्लीट मिलान सही दिया हुआ है। 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन होगा इसका सी, बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। देखो बात पंचायतों की है, तो इससे पहले थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं, तो ये समझो कि देखो स्थानीय स्वशासन उसे कहते हैं जहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, यानी जहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है तो उसे ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। और देखो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रेपन को, लॉर्ड रेपन को। 1882 में उसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और वो रहा था 1880 से 84 तक। देखो स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 अक्टूबर 1952 में भारत में कुछ सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे। सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में अधिकतर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाए गए, तो 1952 में चलाए गए थे, ठीक है। ये कार्यक्रम चलाए गए गांवों के आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो सके थे, यानी असफल हुए थे। फिर इसके बाद 1956 में एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1956 में, और इस समिति का गठन करने का जो उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जो असफलताएं हुई थी उनकी समीक्षा करना था। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य 1956 में जो बनाई गई थी। फिर ये 1957 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। याद रखना, देखो बनी ये 1956 में थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 3 स्तर पर पंचायतों के गठन की बात यानी गठन होना चाहिए, बात की थी इसने, ठीक है। फिर 1958 में इस समिति की सिफारिशों को NDC यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद जो प्रथम पंचायत का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। सबसे पहले प्रथम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। और इसका जो उद्घाटन किया गया था उस टाइम PM थे 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर इसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी ये, ठीक है। और यह व्यवस्था जो थी पूरी तरह से असफल रही थी, याद रखना, ये सफल नहीं हो सकी थी। और इसको असफल होने के कई कारण थे, जैसे कि धन की कमी थी उस टाइम, आपसी मतभेद था, तो समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिश थी, लेकिन ये असफल हुई थी। और देखो फिर इसके बाद 1977 में इनकी असफलता की समीक्षा के लिए बनी थी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 को आई, फिर 1977 में बनी अशोक मेहता समिति, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट में 2 स्तर पर पंचायत के बारे में कहा था, जैसे कि जिला परिषद और मंडल पंचायत, ठीक है। इसने अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद और मंडल पंचायत यानी जो ग्राम पंचायत थी उसको इसने हटा दिया था।
लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया था, इसको स्वीकार नहीं किया गया था। फिर इसके बाद एक 1958 में राव समिति बनी थी। राव समिति कब बनी थी? 1985 में बनी थी, सॉरी 1985 में। और इसने अपनी सिफारिश में 4 स्तर की मांग की थी। जैसे कि इसने राज्य में देखोगे तो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर इसने जिला परिषद, मंडल पर इसने मंडल समिति और ग्राम पर ग्राम पंचायत के बारे में कहा था। फिर इसके बाद एक 1986-87 में बनी थी एक समिति, सिंघवी समिति, ये भी पूछी जाती है। और देखो सिंघवी समिति ने पंचायतों को आत्मनिर्भर यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी सिंघवी समिति ने। फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समिति बनी थी 1988 में बनी थी वो, ठीक है, उसका नाम था पी के थुंगन समिति। और इस समिति के द्वारा पंचायत को संविधान का भाग बनाने की सिफारिश की गई थी पी के थुंगन समिति के द्वारा। इससे सरकार पूरी तरह सहमत हुई थी। और इसके बाद 1989 यानी राजीव गांधी की सरकार ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जे के लिए संशोधन विधेयक पेश किया था, ठीक है। तो ये सभी समितियां मैंने आपके सामने अच्छे से समझी, इन सभी को अच्छे से रट लेना। देखो ये जो विधेयक राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पेश किया गया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जे के लिए, ये पारित नहीं हो सका था क्योंकि 1952 में, क्योंकि ये जो पेश होता उससे ही पहले सरकार गिर गई थी। फिर इसके बाद 1952 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी और उसने 2 संविधान संशोधन किए थे। एक तो था उसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था वो, जिसमें पंचायत ग्रामीण स्तर पर देखोगे आप तो पंचायतों का गठन किया गया था। यानी पार्ट 9 में उसमें आर्टिकल 243 से 243 तक प्रावधान किए गए थे पंचायतों के बारे में, और अनुसूची भी जोड़ी गई थी 11वीं, 29 विषय थे उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में ही, वो नगर पालिकाओं से संबंधित था और उसमें भाग 9 भी जोड़ा गया था 74वें के द्वारा, 9 भी, ठीक है। उसमें आप देखोगे आर्टिकल 243 से 243 जी तक प्रावधान किया और अनुसूची 12 जोड़ी गई। और उसमें जो विषय थे 12 भी अनुसूची में हैं, कुल 18 विषय हैं, याद रखना, ठीक है। तो इन सभी आर्टिकलों को अच्छे से समझ लेना। 243 में दिया हुआ है पंचायत की संरचना, 243 में दिया हुआ है, 243 में दिया हुआ है पंचायतों की संरचना, 243 में पंचायतों की अवधि, 243 में पंचायतों की शक्तियाँ प्राधिकार, 243 में सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण। देखो एक 243 और पूछा जाता है जो आर्टिकल है, उसमें राज्यों के लिए एक वित्त आयोग के बारे में है, यानी पंचायतों के लिए एक वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया हुआ है। और देखो आरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे आप कर लेना। 243 जो दिया हुआ है सभी स्तरों पर स्थानों का आरक्षण, 243 ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें SC और ST जनजातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया हुआ है। इसमें जो पिछड़ा वर्ग है विधानमंडल में देखोगे आप तो पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के लिए भी विधि का निर्माण किया गया है इसमें। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित में से किस पद्धति द्वारा होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सीधे जनता द्वारा, तो ये तो होगा नहीं। विधान परिषद उच्च सदन होता है ये राज्यों में, जैसे कि राज्यसभा होती है केंद्र में, वो भी उच्च सदन होती है। विधानसभा जो होती है राज्य में वो निम्न सदन होती है, और केंद्र में लोकसभा होती है निम्न सदन, ठीक है। ये पूछा है इसमें विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस विधि से होता है। देखो सीधे जनता के माध्यम से, तो देखो लोकसभा विधानसभा ये सदस्य चुने जाते हैं। मनोनयन भी नहीं होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो वर्तमान में देखोगे तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या है वो है 100 और विधानसभा में 403 है, याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो राज्य विधान परिषद है उसका गठन किया गया था 1937 में सबसे पहले, ये भी पूछा जा सकता है। विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में 1937 में किया गया था और इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के लिए स्थापना किस वर्ष की गई थी? उद्देश्य से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आगे पीछे हो जाता है, पर आप इसे देखो संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के
उद्देश्य होगा पहले, समृद्ध करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इस तरह से होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब की गई थी इसकी स्थापना। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1976 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1976 को संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई थी। चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। रामपुर, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बताइए। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। और देखो महात्मा गांधी स्टेडियम भी है एक, वो रामपुर में पड़ता है। ठीक है, महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है, रामपुर में। ग्रीन पार्क काफ़ी पूछा जाता है, ये कानपुर में है। नहीं, रामपुर में महात्मा गांधी है, अगर मैं कानपुर बोल गया हूँ तो सही कर लेना। और देखो डी सिंह बाबू है एक स्टेडियम, वो लखनऊ में पड़ता है। आपको बताना है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किस शहर में है, यानी कौन सी जगह है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और देखो उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, उसे आप बाबतपुर हवाई अड्डा भी कह सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये वाराणसी में है। चकेरी, देखो चकेरी में का बीच में आ रहा है तो कानपुर में पड़ता है, उस हिसाब से याद कर सकते हो चकेरी हवाई अड्डा। एक है आपका बमरौली हवाई अड्डा, वो भी पूछा जाता है, वो प्रयागराज में है। देखो खेरिया को तो याद करना, ये पड़ता है आपका आगरा में, खेरिया हवाई अड्डा जो है। सरसावा पड़ता है आपका सहारनपुर में, देखो सा आ रहा है सहारनपुर में भी। झांसी तो सिंपल है, झांसी में ही है। आपका एक ताज एयरपोर्ट और बन रहा है, निर्माणाधीन है वो, अभी गौतम बुद्ध नगर कर सकते हो उसे, यानी ग्रेटर नोएडा जेवर में बन रहा है वो। देखो कल्याणपुर में भी का आ रहा है, तो ये कानपुर में है। बरेली हवाई अड्डा है। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में ही है। रायबरेली में जो हवाई अड्डा है उसको फुर्सतगंज हवाई अड्डा भी कहते हैं, वो रायबरेली में है। देखो भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा काफ़ी पूछा जा सकता है, तो ये मेरठ में पड़ता है। ठीक है, और मैंने पूछा था चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको अमौसी हवाई अड्डा भी कहते हैं, तो ये लखनऊ में पड़ता है, याद रखना। आगे देखो जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, बताइए कितनी है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। दो 2011 के अनुसार देखोगे तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो इस ऑप्शनों में दी हुई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 67.72% है। देखो राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 74.04 के करीब है, उससे कम है इसकी, उससे तकरीबन कितनी कम है, 4 और 3 2 6% के आसपास कर देना इसे। ठीक है, और इसमें देखोगे उत्तर प्रदेश में देखो ये 67 है, 67 में अगर 10 जोड़ोगे तो तकरीबन 77 हो जाएगा। 77.3 तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर है, और 67 से 10 कम कर दो तो ये 57 हो जाएगा। 57.2% ये महिलाओं की है, यानी फीमेल कर दो, इसे मेल कर दो, ये साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राजदूत सुहेल खान ने आधिकारिक तौर पर खाली जगह में B2B खाद्य प्रदर्शनी में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। देखो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसका सही जवाब कर देना आप रियाद में। आगे देखो, भारत ने कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 निम्न में से किस देश को हरा करके जीती है। भारत ने कोरिया के बुसान में हुई है ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें भारत ने किसको हराया है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या ईरान। देखो अधिकतर जो कबड्डी के जो फाइनल होते हैं भारत और ईरान के मध्य ही होते हैं, अधिकतर भारत ही जीतता है इन सभी को, क्योंकि विश्व चैंपियन है भारत कबड्डी में। तो देखो भारत ने कोरिया के जो बुसान है उसमें जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हुई है उसमें ईरान को हराया था भारत ने, और ईरान को हरा करके इस ट्रॉफी को जीता है भारत ने। ठीक है, तो ईरान कर देना इसे, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को भारत ने हराया। ठीक है, और ये इसका 9वां संस्करण हुआ था, और यह 8वां खिताब है भारत का। इसमें से एक ही हारा है भारत, एक को नहीं जीत पाया है, बाकी सभी 8 को जीता है इसने। ठीक है, याद रखना। आगे देख लो, पोलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पोलैंड में संसद में विश्वास मत पारित किया है इन्होंने दिसंबर 2023 में, बताइए।
बताइए पोलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने पोलैंड की संसद में यानी वार्सा में ये विश्वास मत पारित किया है दिसंबर 2023 में। इनका नाम पूछा है, बताओ। देखो ये पोलैंड के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, डोनाल्ड टस्क। इन्होंने विश्वास मत पारित किया है। इससे पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन ए में जो देख पा रहे होंगे माटुज मोरावेकी, ठीक है, ये जो थे इन्होंने विश्वास मत खो दिया था, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था, याद रखना। और पोलैंड के राष्ट्रपति भी पूछे जा सकते हैं, आंद्रेई डूडा हैं, आंद्रेई डूडा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब ये कथन कारण देख लो, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, क्या ये सही है? भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होगा? देखोगे आप इसमें पहला कथन कि भारत के जो अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में बात करें तो भारत में पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, तो इस वजह से ये पहला तो सही है इसमें, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे कि देशीय जल परिवहन वर्तमान समय में देखोगे आप तो गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के जो डेल्टा क्षेत्र हैं या फिर गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र नदी या बराक, हुगली वगैरह जो हैं, गोवा की नदियां वगैरह कुछ हिस्सों, और इसके अलावा केरल जो है वहाँ पर जो प्रवाहित अप्रवाहित जो जल है उस तक ही सीमित हो पाया है इसका, यानी समझ सकते हो अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है इसका, इस वजह से ये सही है पहला। और भारत सरकार ने देखोगे आप तो तकरीबन 10 महत्वपूर्ण जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया है, ठीक है, तो ये पहला सही है। इसमें भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, तो देखो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं ये। भारत के अंतर्देशीय मार्गों में एक चीज़ याद रखना, जल के बारे में बात करें तो जल वर्ष भर उपलब्ध नहीं हो पाता है, ये महत्वपूर्ण कारण है इनका विकास नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि जो मौसमी नदियाँ हैं दक्षिण भारत की, अधिकतर जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं बारहमासी नदियाँ तो वही हैं केवल, और अधिकतर जो क्षेत्रफल फैला हुआ है भारत का तो उन जगहों पर देखोगे तो मौसमी नदियाँ हैं, यह भी महत्वपूर्ण कारण है अंतर्देशीय जलमार्गों के पर्याप्त विकास न होने का, तो इसी वजह से यह व्याख्या भी हो रही है। और ये जो सेकंड है कारण, इसमें भारत के अधिकतर भागों में वर्षा 4 महीनों में ही होती है, तो इसी वजह से अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है, यानी पानी ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा विकास, समझ सकते हो, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, विंध्य तंत्र, बताइए कौन भारत के कोयला निचयों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? देखो भारत में जो कोयला है, कोयला के भंडार या उत्पादन जो होता है तकरीबन 97% के करीब ये गोंडवाना नामक शैलों से ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो भारत में कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख केंद्र है, ये प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र है, ठीक है, याद रखना। और इस प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये इन राज्यों के क्षेत्र में स्पेशली फैला हुआ है। तकरीबन 76-77% जो कोयला है यहीं से प्राप्त किया जाता है, याद रखना। और देखो गोंडवाना की जो चट्टानें हैं वहाँ से देखोगे आप तो कोयला जो है मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का निकाला जाता है, और इसका जो प्रयोग है बिटुमिनस का कोकिंग कोयला बना करके देश के जो लौह इस्पात कारखाने हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। देखो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयला होते हैं। सबसे उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, पीट सबसे निम्नतम होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है। क्या यह सही है? पहला बताइए। देखो पहला जो है इसमें कथन जो है पहला बिल्कुल सही है, इसमें नहीं, पहला सही नहीं, सही
नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया, स्थायी न्यायाधीश दिया हुआ है। तो देखो ये गलत है, पहला भी गलत है। इसमें क्यों गलत है कि जैसे देखो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 220 है एक, ठीक है, आर्टिकल 220 में पढ़ा होगा, उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण करता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ सकते हो ये इसमें गलत है। इसमें दिया हुआ है उच्च न्याय यानी उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त, यानी उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त दिया हुआ है, जबकि इसमें होना चाहिए था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है। दूसरा है, इसमें कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया हो। देखो ये दूसरा भी महत्वपूर्ण कथन है, इसमें याद रखना, 5 कहीं पढ़ा है आपने। देखो कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया हो, ठीक है। तो ये दूसरा भी गलत है। देखो इसके बारे में बात करें, आर्टिकल है 217, ठीक है, 217 में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक होने के साथ साथ भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। तो समझ सकते हो ये 217 में दिया हुआ है और ये जो ऊपर वाला कथन है ये 220 में दिया हुआ है। ये दोनों ही कथन गलत हैं इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, क्या ये उसमें शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम में आर्टिकल आपने 23-24 पढ़े होंगे। ये 23-24 किस में है? मूल अधिकारों में है। तो देखो ये इसी के बारे में दिया हुआ है, तो ये तो गलत है ना इसमें। यानी आर्टिकल जो 23-24 है मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 23 में दिया हुआ है मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध के बारे में, जैसे कि इसका एक अपवाद भी है, आर्टिकल 23 का 2 है, उसको याद कर लेना कि राज्य को अधिकार है कि वह सार्वजनिक योजनाओं के लिए नागरिकों से कार्य करवा सकता है। सार्वजनिक योजनाओं के लिए नागरिकों से कार्य करवा सकता है, ये राज्य को अधिकार दिया हुआ है। वैसे मानव तस्करी और बलात् श्रम पर प्रतिबंध है आर्टिकल 23 में। और देखो आर्टिकल है 24, इसको भी अच्छे से समझना। इसमें बाल श्रम जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है, बाल श्रम को, और इसमें दिया हुआ है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, ठीक है। तो समझ सकते हो बलात् श्रम पर प्रतिबंध ये आर्टिकल 23 में दिया हुआ है और दुर्व्यवहार तो ये आर्टिकल 23 के बारे में कथन है, ये मौलिक अधिकार में है, ठीक है। तो देखो इसमें अब दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। देखो ये दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दूसरा कथन ये बिल्कुल सही है। जैसे आर्टिकल है 47, उसमें पढ़ा हो आपने, जो आर्टिकल 47 है उसमें दिया हुआ है कि लोक स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को कायम रखने के लिए राज्य को अधिकार है कि वह किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। और इसमें दिया हुआ है मादक पेयों स्वास्थ्य के लिए हानिक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिबंध। तो यही बात है आर्टिकल 47 में दी हुई है, बिल्कुल सही है ये दूसरा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये जो बता दूं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनके बारे में प्रावधान है। और ये जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इन्हें, और न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता है, यानी बाध्य योग्य नहीं है ये। लेकिन एक स्थिति में बाध्य योग्य हो जाते हैं जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री यानी SAF में लॉन्च की गई। भारत की पहली लंबी दूरी की इस रिवॉल्वर का नाम क्या है? क्षमता, ध्रुव, अर्जुन या प्रबल? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका नाम है रिवॉल्वर का प्रबल, ठीक है, याद रखना। और इसकी जो रेंज है 50 मीटर है। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन का विषय निम्न में से क्या था? बताइए। SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन का विषय। देखो अच्छा क्वेश्चन है। SCO के बारे में देख लेना।
इसके राष्ट्रीय अध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन का जो विषय है, इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एक सुरक्षित एससीओ की ओर। देखो एससीओ के बारे में बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 2001 को, और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में, चीन में है, याद रखना, ठीक है। और ये जो एससीओ है, इसके बारे में इतना याद रखना, ये एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। यह एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सरकारी सहयोग संगठन है, इतना समझ लेना। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? बताइए। देखो नेपाल के खिलाड़ी हैं, इन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवराज का जो पहले 12 गेंदों में रिकॉर्ड था, इसको तोड़ करके इन्होंने 9 गेंदों में रिकॉर्ड बना दिया। नेपाल के खिलाड़ी हैं ये, और इनका जो नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है दीपेंद्र सिंह एरी, ये हैं। और इन्होंने मंगोलिया की टीम के खिलाफ बनाया है, ये 2023 में रिकॉर्ड तोड़ा है। एशियाई खेलों में ग्रुप स्टेज के जो मैच हो रहे थे उसमें तोड़ा है दीपेंद्र सिंह ने, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस देश ने सितंबर 2023 में अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मर्कवा मार्क 5, जिसे बराक के नाम से जाना जाता है, का अनावरण किया है? देखो इसका सही जवाब है इजराइल, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है। इजराइल ने 2023 में अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक है ये मर्कवा मार्क 5, जिसे बराक के नाम से भी जाना जाता है, इसका अनावरण किया है, याद रखना। आयरन डोम पद्धति जो है वो इजराइल की है, याद रखना, ये भी पूछी जाती है। देखो दिसंबर 2023 को आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC की 6वीं NSA स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, बताइए। देखो दिसंबर 2023 को जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6वीं NSA स्तरीय बैठक हुई है, मॉरिशस में की गई है। कहाँ पर? तो मॉरिशस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में, याद रखना। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी समकक्ष जेम्स मार्पे के साथ दिसंबर 2023 को द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? स्कॉट मॉरिसन, मेलकम टर्नबुल, एंथनी अल्बनीज, टोनी एबॉट, बताइए। तो देखो एंथनी अल्बनीज, इन्होंने अपने पापुआ न्यू गिनी समकक्ष जो जेम्स मार्पे हैं, इनके साथ दिसंबर 2023 को द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, और ये एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब इसमें देखो सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में जैव मंडल स्थल है और एक साइड में उनकी स्थापना वर्षों के बारे में लिखा हुआ है। देखो नीलगिरी काफ़ी फेमस हैं ये सभी। नीलगिरी को देखो सबसे पहले, नीलगिरी जो जैव मंडल स्थित स्थल है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो एक का तो इसका 4 हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है, एक का 4 हो जाएगा। 1986 में की गई थी, और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उस साइड में फैला हुआ है। नंदा देवी, ये भी काफ़ी फेमस है, ये उत्तराखंड में है स्पेशली, और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, इसका 3 हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, तो उसी हिसाब से याद कर सकते हो, इसको भी आसान है, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, इसका 2 हो जाएगा, याद रख लेना, 1989 में। देखो कंचनजंगा सिक्किम में बचा एक, तो इसकी स्थापना 2000 में की गई थी, सिक्किम में पड़ता है, या 2000 में की गई थी। 4 3 2 1 इसका सही जवाब होना है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी मिलान करना है। देखो जो सूचियों वाले क्वेश्चन होते हैं, मिलान वाले, काफ़ी यूजफुल होते हैं। एक क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं उसमें। और इस तरह के क्वेश्चन RO में तो 9-10 क्वेश्चन निश्चित आते हैं, समझ लेना, सभी एग्जामों में आते हैं, और सिंपल भी होते हैं। अगर देखो आपको चारों में से 1-2 भी के बारे में पता होगा तो भी आसानी से कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चनों को। इसमें देखो सूची फर्स्ट में शक्तियाँ यानी कारक लिखे हुए हैं, सूची सेकंड में लिखा हुआ है निर्मित स्थल रूप। तो देखो नदी यानी बहता हुआ जल, ये इसका मिलान किससे होगा, बताइए। बताइए नदी यानी बहते हुए जल से किसका निर्माण होता है, कौन सा मिलान हो जाएगा इसका सही।
देखो प्राकृतिक तटबंध, तटबंध, ठीक है, इसका मिलान हो जाएगा, एक का चार हो जाएगा। जैसे देखो कि बहता हुआ जल है, अगर उसका जो निक्षेपण होगा यानी जो निक्षेपण की क्रिया होगी उसी के द्वारा आप देखोगे तो प्राकृतिक तटबंध, तटबंध भी बनते हैं उससे। उसके अलावा जो जलोढ़ पंख हैं वो भी, और जो जलोढ़ शंकु डेल्टा वगैरह जो होते हैं ये निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से ही होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, ये सभी समझ सकते हो, ये इन सभी का निर्माण होता है। और देखो भूमिगत जल, इससे क्या बनता है, देखो भूमिगत जल के अपर्दन के कारण देखोगे यानी अपर्दन की क्रिया के फलस्वरूप आप देखोगे तो उसके बाद जैसे कि भूमिगत जल के द्वारा जैसे डोलाइन है और लेपीज, ये सभी जो हैं इन सभी का निर्माण होता है इससे, ठीक है। तो इसमें बी का हो जाएगा 3। देखो हिमनद, हिमनद के बारे में बात करें, अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप नुनाटक, हॉर्न और आपका एक भेड़ शिला, इन सभी का निर्माण होता है हिमनद की क्रिया से। तो इसमें नुनाटक दिया हुआ है तो इसे कर देना। देखो पवन, एक बचा है इसमें, इंसेल वर्ग हो जाएगा इसका मिलान सही, इसका आप ये कर देना पवन से। पवन के अपर्दन के कारण देखोगे आप तो इंसेल वर्ग और वातगर्त होते हैं, और आपका और क्या बताऊं, और एक दो और हैं उन्हें भी देख लेना, ठीक है। इन सभी का निर्माण हो जाता है। तो 4 3 2 1 भी इसी का है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। इसमें भी देखो इसमें मिलान है, एक साइड में राष्ट्रीय वन और अभय वन है और एक साइड में राज्य लिखे हुए हैं। तो देखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो इसे। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य वगैरह ये निश्चित आते हैं क्वेश्चन में, तो इन सभी को अच्छे से देखना। देखो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय वन है यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। तो देखो इसका मिलान बिल्कुल सही दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ जिले के बस्तर में, और इसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसमें आप देखोगे तो बाघ, चीता, हिरण, चीतल वगैरह जो सांबर, बारहसिंगा ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये मिलान सही हो जाएगा। देखो नागरहोल ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, नागरहोल वन कहाँ है, राष्ट्रीय वन जो है ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो इसका हो जाएगा, एक सेकंड, इसका हो जाएगा 4, यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, याद रख लेना। नागरहोल कर्नाटक में पड़ता है और इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन को ही कहा जाता है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क याद रखना। और इसे 1999 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था, 1999 में। और यहाँ पर देखोगे तो बाघ रिजर्व है तो बाघ तो निश्चित ही पाए जाएंगे, इसके अलावा भैंसा, हाथी ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो कुगती वन्यजीव अभयारण्य, ये शायद नया सुना हो आपने, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, थोड़ी ऊंचाई पर है, तकरीबन 2-2.5 हज़ार मीटर की ऊंचाई से लेकर के 5,000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ये। और इसमें हिम तेंदुआ, हिरण, भूरा लंगूर वगैरह ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। कुंगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इसका मिलान सही दिया हुआ है। सुल्तानपुर ये हरियाणा में पड़ता है तो इसका तो मिलान 2 हो जाएगा, ठीक है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य के जो गुरुग्राम जिला है उसमें पड़ता है। और इसमें देखोगे तो शीत ऋतु के समय जो पक्षियों का प्रवास है वो होता है, और इसे वर्ष 1991 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो देख लो इसका मिलान 1 4 3 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें भी सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही स्पेशल है, ये समझ लो। आप सभी क्वेश्चनों को करोगे तो मज़ा आ जाएगा, ये समझ लेना। कितने सूचियों के मिलाने, एक दोस्त ने पहले कमेंट किया था कि सर अधिक आप सूचियों वाले क्वेश्चन रखना, तो समझ सकते हो उसी हिसाब से आपका ये प्रैक्टिस सेट तैयार हुआ है, काफ़ी अच्छा है, कर लो इसे अच्छे से समझने की। देखो एक साइड में पुस्तक है और एक साइड में उनसे संबंधित लेखकों के बारे में लिखा हुआ है। देखो ये पुस्तक है पहली, इसमें तारीख़ हिंद, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तारीख़ हिंद की रचना की गई थी अलबरूनी के द्वारा। किसके द्वारा, अलबरूनी के। अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसने जो ये अपनी पुस्तक लिखी थी इसमें भारत की जो सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी दी थी अलबरूनी के बारे, अलबरूनी तारीख़ हिंद में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए का 1, ठीक है, याद रखना। दूसरा देखो इसमें रहला जो पुस्तक है ये लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा, ठीक है। तो इसका मिलान हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा 3, ठीक है। इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी रहला, और यह मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, याद रखना।
रहला किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। देखो तारीख़ नौसारी, ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है, मिनहाज द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मिनहाज के द्वारा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तो इसका देख लो, सी का 2 हो जाएगा। और यह एक इतिहास की पुस्तक है और यह फारसी भाषा में लिखी हुई है, इतना याद कर लेना। देखो तारीख़ फ़िरोज़ शाही, यह जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी। बचा इसमें यही है तो सिंपल है करना। जियाउद्दीन बरनी के द्वारा तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी गई। और ये भारत में दिल्ली सल्तनत के जो दौरान भारतीय जो फारसी इतिहास है उसकी पुस्तक है। देख लो इसका 1 3 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। आगे देखो, किसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया था? चांदी के सिक्के को मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या अकबर? बताइए। देखो इसका सही जवाब है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी कर दो आप इसमें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया। महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात बैठा था। देखो अलप्तगीन के द्वारा गजनी वंश की स्थापना की गई थी, उसके बाद उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन बना था। सुबुक्तगीन जो था महमूद गजनवी का पिता था, याद रखना। सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी का पिता था। पूछी जाती है कि जो महमूद गजनवी है उसके पिता यानी सुबुक्तगीन की जो बायोग्राफी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? देखो वैहाकी हुए, फेमस लेखक हुए वैहाकी, महमूद गजनवी के टाइम में उन्होंने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी थी, तारीख़ सुबुक्तगीन, याद रखना। तो देखो इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करो कि महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन के बाद बैठा था और महमूद ने प्रथम जो आक्रमण किया था भारत में 1001 में किया था। उस टाइम में हिंदू शासक था जयपाल, उस पर किया था। इसका फेमस आक्रमण है 1625 का, जो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, इसके द्वारा गुजरात में किया गया था, वो फेमस आक्रमण है। और इसका जो भारत में आक्रमण करने का जो उद्देश्य था ये भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटना था, एक मूर्ति पूजा को नष्ट करना था। ठीक है, याद रखना। इसने भारत में 17 आक्रमण किए थे। इसने अपना खुद को शासक बनते ही कसम खा ली थी कि वो भारत पर हर साल आक्रमण करेगा। इसी वजह से इसने कुल 1000 से लेकर के 1027 AD तक 17 बार आक्रमण किया था भारत ने। ठीक है, 1025 में इसने जो आक्रमण किया था, 16वां आक्रमण था इसका, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर था। और ये जो देखो सोमनाथ का जो मंदिर है ये बना हुआ था लकड़ी का, ऐसा कहा नहीं, लकड़ी का नहीं बना हुआ था। इसमें एक सोने का दरवाज़ा था, शिव की सोने की मूर्ति थी। नहीं सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, लकड़ी का ही बना हुआ था ये जो मंदिर था लकड़ी का ही बना हुआ था। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं उनका जो महल था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। और एक शासक और हैं तुगलक वंश के, उनका और बना हुआ था, वो बता दो मुझे। तो देखो वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनका भी लकड़ी का महल था, चंद्रगुप्त मौर्य का भी लकड़ी का महल था। ठीक है, याद रखना। और सोमनाथ मंदिर जो था वो भी लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 24, हक के सर्व अथवा सिंचाई कल लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? बताइए। देखो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हक के सर्व यानी सिंचाई कर लगाया था। हक के सर्व क्या कहलाता था? सिंचाई कर को ही कहा जाता था उस टाइम, हक के सर्व, और ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। यह जो होता था कर, ये उपज का 1/10वां भाग होता था, जो कुल उपज होती थी उसका 1/10 भाग हक के सर्व यानी सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। देखो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का काफ़ी फेमस शासक हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, सब कुछ अच्छे से पढ़ना इसके बारे में। महत्वपूर्ण शासक हुआ है, एकमात्र ऐसा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इससे संबंधित। ठीक है, उलेमाओं के आदेश पर फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो था कुल उपज का 1/10 भाग। याद रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसका। उलेमाओं के आदेश पर लगाया था ये। और देखो इसने काफ़ी नहरों का निर्माण किया था, काफ़ी नगरों की भी स्थापना की थी, तो काफ़ी कुल मिलाकर के फेमस है। इसकी जो तुलना की गई है कट्टरता में तो औरंगजेब से की गई है, राजनीतिक तौर पर इसकी तुलना अकबर से की गई है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बताने को बहुत कुछ है इसके बारे में लेकिन प्रतिशत लंबा हो जाता है, मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ। आगे देखो, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई?
1861, 1851, 1871, 1881। देखो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है 1861 के अंतर्गत हुई थी। इसमें कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1861। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखो वर्ष 1861 से उससे 1961 से पूर्व देखोगे भारत में तो दो प्रकार के न्यायालय कार्यरत थे। ये थे जैसे कि सम्राट का न्यायालय और कंपनी के न्यायालय, जिनके जो अधिकार क्षेत्र अलग अलग थे। 1861 के अधिनियम की जो धारा 16 थी उसके क्राउन द्वारा जो क्राउन था उसको ब्रिटिश भारत में किसी उच्च न्यायालय का गठन करने का अधिकार भी दिया गया था। 1861 की अधिनियम की जो धारा है 16 के द्वारा, याद रखना। देखो 1961 से पहले ये थे, फिर 1961 बोल गया हूँ, सही कर लेना। आगे देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है, यानी उद्देश्य क्या है इनका, बताइए। देखो ऑप्शन ए देख लो, इसमें एक ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य नीति का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसका ऑप्शन ए जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। और ये संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं, बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, इन्हें समझ सकते हो। ये इनका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी है, वही समझ सकते हो कुल मिला करके। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा। वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होगा तो उस टाइम क्या होगा। देखो लोकसभा में बजट पारित नहीं होने की स्थिति में देखोगे तो प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद का जो है त्यागपत्र देना होगा उस टाइम, यानी मंत्रिपरिषद को और सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है अगर लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है। अगर देखो बजट पारित नहीं होगा तो समझ सकते हो लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है, और बहुमत होगा तो बजट पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से समझ सकते हो अगर बजट पास नहीं होगा तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, क्योंकि बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है तथा पारित नहीं होने पर ऐसा माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तो सभी ने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो समझ सकते हो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। देखो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल है 111। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं इसे। आर्टिकल 111 में अब देखोगे तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है। आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, या विधेयक के लिए की गई सहमति वापस ले सकता है, या विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है। किंतु याद रखना यह अधिकार जो है धन विधेयक के संबंध में नहीं है। धन विधेयक पर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक पर तो राष्ट्रपति की पहले ही स्वीकृति लग जाती है। तो उस हिसाब से समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको फायदेमंद लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। कृषि, लघु यानी माइक्रो एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, या ये सभी। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी कृषि, लघु यानी माइक्रो एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग। देखो भारत में बैंकों द्वारा जो प्राथमिक क्षेत्र है ऋणदान से तात्पर्य जो है कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्ग को ऋण देने से है। देखो वर्तमान समय में भारत में घरेलू बैंकों को कुल प्राथमिक क्षेत्र में नेट बैंक
क्रेडिट के तहत देखोगे तो तकरीबन 40% का वितरण करना है, जिसमें से 18% कुल कृषि क्षेत्र में अग्रिम होना अनिवार्य है। यानी कृषि क्षेत्र के लिए कितना है 18%। तो इस हिसाब से समझ सकते हो इसका सही जवाब। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी NIIF के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कब? अब जुलाई 2015, अप्रैल 2016, जून 2010 या मई 2017। तो देखो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई 2015 में। इसका सही जवाब क्या होगा? जुलाई 2015 में प्रदान की गई थी। तो इस वजह से समझ सकते हो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 39 आज कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहो, तब तक हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।